अफगानिस्तान आज एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस्लाम के आने से पहले भी अफगानिस्तान का एक अतीत था। आज हम अफगानिस्तान का मानव इतिहास शुरू से समझेंगे, अंधेरे से निकलकर संस्कृति और सभ्यता के उजाले में आने तक की यात्रा। अफगानिस्तान में मानव जाति का इतिहास कम से कम 50,000 साल पुराना है। इसके पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है दर्राए कुर। आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य खाना बदोश्त जिंदगी से उकताकर बसेरा करना सीखने लगा, जैसा कि दुनिया की सभी जगहों पर होता आया है। लोग अपनी गतिविधियों के हिसाब से पास पास आने लगे, समाज बनने लगे और मनुष्य शिकारी से किसान बन गया। धीरे धीरे गांव बसने लगे। चूंकि जल ही जीवन है, ये बसाहट किसी न किसी जल के स्रोत अथवा नदी के आसपास होती थी। आवश्यकताओं ने आविष्कारों को जन्म दिया। कुदरत के सामने इंसान की बेबसी को देखते हुए ऐसा ही एक आविष्कार हुआ, सर्वशक्तिमान का स्वरूप और प्रारूप, जिसके आधार पर प्राचीन आस्थाओं का विकास हुआ। इस प्रकार से देश काल परिस्थितियों के हिसाब से संस्कृतियों का विकास हुआ। अफगानिस्तान को लेकर अभी भी खोज जारी है। अभी इस जमीन के अंदर हजारों साल के हजारों राज छिपे पड़े हैं, लेकिन इस वक्त इस सारे मुल्क पर तालिबान की खरपतवार उगी हुई है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकल कर आ पाता है। गांवों में खेती बाड़ी बढ़ती गई, पारस्परिक व्यापारिक संबंध उत्पन्न हुए, जिनके आधार पर तमाम व्यवसाय उभरने लगे और नगर विकसित होने लगे। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार मिस्र के अलावा नील नदी से फरात और फरात से सिंधु तक पश्चिमी और मध्य एशिया में कई संस्कृतियां, कई नगर उत्पन्न हुए। मानव विकास की कई सीढ़ियां चढ़ते हुए पाषाण युग से ताम्र पाषाण युग तक, वहां से कांस्य युग तक यानी ब्रॉन्ज एज तक, और वहां से भी लौह युग तक यानी आयरन एज तक आ पहुंचा। अलग अलग देशों में यह क्रमिक विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ। अफगानिस्तान में इस विकास की यात्रा को समझने के लिए हमें पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। अफगानिस्तान के बीचों बीच पठार है, और जैसे टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी होती हैं, वैसे ही इस पठार के इर्द गिर्द मानव बसने लगा। इसीलिए उत्तरी अफगानिस्तान पर मध्य एशिया की संस्कृतियों की छाप थी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर ईरान की और पूर्वी भाग पर भारत की। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की थाली में मुंदिगाक, और ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर ईरान में शहर सुख्ता के इर्द गिर्द हेलमंद संस्कृति विकसित हुई, जिस पर मेसोपोटामिया, ईलाम और फारस की छाप थी। बल्कि अफगानिस्तान के ये शुरुआती निवासी दुनिया में सबसे प्राचीन खेतीबाड़ी करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में भारतवर्ष में सबसे पुराने खेती के प्रमाण मिलते हैं। फिर अफगानिस्तान के इतिहास में एक विलक्षण मोड़ तब आया जब इसके उत्तर में बल्ख में एक संस्कृति विकसित हुई, ईसा से करीब 2000 साल पहले। कुछ इतिहासकार तो शोरतुगई को सिंधु सरस्वती सभ्यता की ही उत्तरी सीमा मानते हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहीं से वैदिक संस्कृत और अवेस्तन फारसी अलग हुई और भारत और फारस की संस्कृतियों की अलग अलग धाराएं बन गईं। इसके लिए आप हमारा इससे संबंधित वीडियो देखिएगा। अब धीरे धीरे इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पारसी पंथ के निर्माता जरथुष्ट्र का जन्म भी बल्ख में हुआ था। बल्ख को संस्कृत में बाल्ही कहते थे। बल्कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो हेलमंद नदी की एक शाखा अर्गंदाव नदी ही असल में वैदिक काल की सरस्वती नदी है। सन 1800 ईसा पूर्व के आसपास, यानी अब से करीब 4500 साल पहले, बल्ख से निकलकर संस्कृत भाषी अथवा आर्य भाषी लोग काबुल घाटी और गंधार में आकर बस गए, और फिर धीरे धीरे पंजाब के मैदानों में उतरकर उत्तर भारत में सिंधु और गंगा के मैदानों पर छा गए। इससे संबंधित एक घटना ऋग्वेद में आती है, 10 राजाओं का युद्ध, दाशराज्य संग्राम। यह संग्राम परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ इसको अमुदरिया बताते हैं, कुछ इसको रावी नदी बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार तो इसको यमुना नदी तक बता देते हैं। इसमें भरतवंशियों ने 9 राजाओं को पराजित करके कुरु राज्य की स्थापना की थी। इससे पश्चिमी इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरह से संस्कृत आर्य राज्यों की सिंधु और गंगा के मैदानों में स्थापना हुई होगी। ये एक साथ हुआ या सदियों में धीरे धीरे होता रहा, या केवल भाषाएं यहां से वहां हुई,
ये कहना अभी कठिन है, लेकिन संस्कृत का प्रभाव पूर्वी अफगानिस्तान पर स्पष्ट था और पश्चिमी भाग पर अवेस्तन फारसी का। वैसे ईरान का शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों का स्थान, आर्यों की भूमि। इससे कई शताब्दियों आगे चलकर अगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथों की माने तो इन राज्यों ने बढ़ते बढ़ते सन 700 और 600 ईसा पूर्व के बीच महाजनपदों का रूप ले लिया। उनमें से दो का संबंध निस्संदेह अफगानिस्तान से है, एक काम्बोज और दूसरा गंधार। ये दोनों हिंदू कुश और सिंधु के दरमियान थे, जिसमें संभवतः काबुल घाटी भी शामिल थी। लेकिन यह सिक्के का केवल एक ही पहलू है। यहां अफगानिस्तान के इस पार भारतवर्ष में राज्य बन रहे थे, तो अफगानिस्तान के उस पार ईरान में साम्राज्य बन रहे थे, जिसे समझने का अब वक्त आ गया है। भारत में गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग 125 साल पहले सन 680 ईसा पूर्व के आसपास ईरान के हमदान में एक महासाम्राज्य का उदय हुआ, माद साम्राज्य, जिसे हम अंग्रेजी में मीडियन एम्पायर कहते हैं। माद सम्राटों के नाम सुन लीजिए: दायुक, प्रवर्तीश, उवक्षत्र या हुक्षत्र, इष्टुमेगु या रिष्टिवैग, जिसकी कहानी कंस से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। माद साम्राज्य के इतिहास में एक कालखंड ऐसा भी था जब इस साम्राज्य पर सिथियंस का यानी शकों का अधिकार हो गया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि सन 1960 से पहले हमें इस माद साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सन 600 ईसा पूर्व के आते आते माद शासकों ने लगभग पूरे ईरान पर, अधिकांश अफगानिस्तान और तुर्किस्तान के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया। तो 600 ईसा पूर्व आते आते भारत और फारस की राजनीतिक धाराएं अलग अलग हो चुकी थीं। मादों के राज्य में ही फारस में कुरूश या कौरेश का उदय हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम साइरस द ग्रेट कहते हैं। कुरूश और भगवान कृष्ण और हिब्रू पैगंबर मूसा के बचपन की कहानियों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। कभी न कभी तो हमारा ध्यान इस ओर भी जाएगा और हम उस दिशा में शोध करेंगे। शुरू शुरू में कुरूश मादों का सामंत था। उसने फारस में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और सन 550 ईसा पूर्व के आसपास कुरूश ने अंतिम माद सम्राट रिष्टिबैग को हटाकर माद साम्राज्य का अंत कर दिया। इस तरह से हक्षमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इतना ही नहीं, कुरूश ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के इलाम राज्य पर, इराक के बेबीलोनियन साम्राज्य पर और तुर्की के लीडिया और सिलिशिया पर अधिकार कर लिया। ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि सन 535 ईसा पूर्व के लगभग कुरूश यानी साइरस ने अपना साम्राज्य सिंधु नदी तक फैला लिया था। उसने शकों की एक शाखा मत्स्यकता, जिन्हें ग्रीक मसागते कहते हैं, उनसे एक लंबा संग्राम किया, उनसे कई इलाके छीने और इसी दौरान सन 530 ईसा पूर्व के आसपास उसकी सीर दरिया नदी के किनारे मृत्यु हो गई। फिर 8 साल तक काबुजिया या कैम्बायसिस ने राज किया। उसने मिस्र पर कब्जा किया, जिसे हक्षमनी मुद्राया कहते थे। फिर आता है दाराय वूश का शासनकाल, जिसे हम दारा या डरायस के नाम से बेहतर जानते हैं। दारा ने सन 520 ईसा पूर्व के जरा पहले साइलेक्स नाम के एक खोजकर्ता को भेजकर सिंधु घाटी का जायजा लिया और फिर सन 518 ईसा पूर्व के लगभग दारा ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। दारा के शासनकाल में हक्षमनी साम्राज्य अपने शिखर पर था। हक्षमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्षत्रपी कहा जाता था और क्षत्रप शब्द अस्तित्व में आया। हक्षमनियों के आक्रमण से भारतवर्ष में जहां दो महाजनपद कंबोज और गंधार समाप्त हो गए, वहीं हक्षमनियों की दो क्षत्रपियां भी जन्मी, गादार और हिदूश। गादार संभवतः गंधार था और हिदूश बन गया हिंदूश, जिससे आगे चलकर इंडस, इंडिया और हिंदू शब्द बने, जैसे ज्रका आगे चलकर ज्रांका बन गया। अफगानिस्तान में अन्य क्षत्रपियां थीं। हेरात के क्षेत्र में हरेव, कंदहार के क्षेत्र में हराउतीश, बल्ख में बाख्तरीश, उत्तरी सीमा पर सुगुधा और खैबर पख्तूनख्वा के आसपास तथागुश। इस समय पूर्वी भारत में गौतम बुद्ध और महावीर अपने विचार दर्शन का प्रचार कर रहे थे और बिंबिसार और अजातशत्रु के राज में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। दारा के बाद क्षायर शाह का शासन आया, जिसे हम ग्रीक में जरक्सीस के नाम से जानते हैं। क्षायर शाह के 21 साल के शासन के बाद अर्थाक्षर शाह का 41 साल का शासन आया, जो कि काफी हद तक स्थायी रहा।
लेकिन सन 424 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद हक्षमनी साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई और लगभग 100 साल तक इस साम्राज्य की पतझड़ होती रही। अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी दौरान पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु घाटी में क्षेत्रीय राज्य और गणराज्य उभरने लगे होंगे, और शायद हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अश्वकर्ण, आंभी, पोरस या पौरव या पुरु, मालव, शूद्रक इत्यादि उन्हीं में से होंगे। फिर पश्चिम से एक ऐसी आंधी आई जिसने हक्षमनियों को मिटा डाला। अलेक्जेंडर, अलक्षेंद्र या सिकंदर।